जय हिंद बालकों। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक रीजेंट की सीरीज में बड़े ही स्मॉल लेकिन बड़े ही पॉपुलर रीजेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको आप किसके नाम से जानते हैं? रैनी निकल के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके भैया इसको सब्सक्राइब करिए, इसको जो है लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हमें भी तो पता चले क्या आप सीख रहे हैं, कुछ जान भी रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रैनी निकल को। उम्मीद करता हूँ पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे, ताकि नोट्स आप बनाते चले साथ ही साथ, और फिर इसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। चलिए तैयार हैं, शुरू करें? ठीक। सबसे पहले अगर इस रीजन के हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में आए तो ऑर्गेनिक में इसका मेन फंक्शन क्या है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, इसको कैटलिस्ट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, कैटलिस्ट के रूप में। आपने इसका खूब एप्लीकेशन देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। हार्डनिंग ऑफ ऑयल, इसको पार्शियल हार्डनिंग ऑफ ऑयल जिसको बोलते हैं हम लोग, वेजिटेबल घी, इसको बनाने का जो प्रोसेस है उसमें खूब जम के इस्तेमाल होता है। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर जब निकल है ही तो रैनी निकल बनाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा दोनों में अंतर है। निकल जो होता है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता अपनी पाउडर फॉर्म में, जितना कि इसकी रैनी वाली फॉर्म जो होती है वो रिएक्टिव होती है। रैनी वाली फॉर्म इसकी केमिकल फॉर्म होती है, जिसमें कि हाइड्रोजन इसके सरफेस पर लूजली हेल्डेड बॉन्डिंग के थ्रू क्या होता है, आपका अटैच होता है, जिसे जरा सा भी अगर आप हीट करेंगे तो वो हाइड्रोजन बड़ी आसानी से निकल की सरफेस को छोड़ देगी और कंपाउंड में जाकर के ऐड होगी। इसलिए वो हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव मानी जाती है बनस्पत प्लेन निकल के। तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में बैठ गई कि इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे, ताकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दे और रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे। दूसरा, ये एक्टिव फॉर्म है, एक्सट्रीमली एक्टिव फॉर्म ऑफ निकल, प्लेन निकल से ज़्यादा रिएक्टिव कंडीशन में इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी पाई जाती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के लिए। ध्यान दीजिए, कार्बन ऑक्सीजन के लिए नहीं, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के लिए ये बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बड़े बढ़िया तरीके से किस में कन्वर्ट कर देगा? हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान देने वाली बात है, ये ऑलिफिन्स को, एल्कीन एल्काइन को तो आरटीपी पर रिड्यूस करेगा, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे ही रिड्यूस कर देता है। लेकिन अगर यही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक एमीन्स हैं, एरोमेटिक हैलाइड्स हैं, तो ऐसी स्थिति में ये एलिवेटेड टेम्परेचर रखता है। एलिवेटेड टेम्परेचर इसको चाहिए ताकि इसकी एक्टिविटी बढ़ सके, और हाई प्रेशर चाहिए। ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को रिक्वायर करता है ताकि एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से मेटअप हो सके और रिएक्शन स्पीडली जा सके। रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एमीन को रैनी निकल के द्वारा रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो आपके दिमाग में जो पॉइंट बैठ गए उसमें मेन पॉइंट क्या है, अपने दिमाग में रख के चलना है। ये कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा हाइड्रोजनेशन के लिए, ये एक्टिव फॉर्म होती है निकल की, और ये मेनली जो यूज़ किया जाता है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। और तीसरी बात, ऑलिफिन्स को, एल्कीन एल्काइन को आप कह सकते हो आरटीपी पर रिड्यूस करेगा। जबकि अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक एमीन्स हैं तो उनको ये रिड्यूस करने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट करेगा, जिसकी एक स्पेसिफिक रेंज हमने आपको दे रखी है, जो रिएक्शन टू रिएक्शन क्या करेगी, आपका वैरी करेगी। चलेगा? एक्चुअल में इसकी जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, इसलिए इसके मैकेनिज्म पार्ट पे तो डिस्कस ही नहीं होता। लेकिन हाँ, दो पार्ट पे बड़ा बढ़िया डिस्कशन होगा, एक प्रिपरेशन पे और दूसरा इसके एप्लीकेशन पे। तो हम लोग चलिए देखते हैं प्रिपरेशन वाला पार्ट। तो अब अगर हम ये देखें कि हम रैनी निकल को बनाते कैसे हैं, तो रैनी निकल को बनाने के लिए हम निकल एल्युमिनियम एलॉय लेते हैं। किस रेशियो में होना चाहिए दोनों मेटल? 1:1 के रेशियो में होना चाहिए, और इसे करीब आइस कोल्ड सोल्यूशन जो कि 25% कंसंट्रेशन का होता है NaOH में डिप करते हैं। डिप करने के बाद जो फिल्ट्रेट आता है उसको करीब 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हीट किया जाता है। तो हमें जो है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और जब ये हाइड्रोजन निकलनी बंद हो जाती है तब हम रिएक्शन को मान करके चलते हैं कंप्लीट हो गई है।
इस दौरान 2 से 3 घंटे का समय लगता है। तो जब फिल्ट्रेट को छाना जाता है तो उसमें मेटा एल्यूमिनेट और ये होता है, ये जो पोर्शन आता है इसी को हम कहते हैं रैनी निकल, जिसमें कि हाइड्रोजन निकल की सरफेस पे वीक बॉन्ड के थ्रू अटैच होती है। ये एक्चुअल में जो हमको मिलता है ये ब्लैक स्पॉन्जी मेटल पाउडर होता है, जिसमें कि वीक निकल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ब्लैक स्पॉन्जी मेटल पाउडर। अगली बात ये है कि निकल हाइड्रोजन का जो एलॉय है, जिसे आप रैनी निकल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम एटमॉस्फेयर में फ्रीली नहीं रखते क्योंकि बड़ी तेजी से ये रिएक्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में इसको स्टोर किया जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल मीडियम में। इस रैनी निकल की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है या इसकी जो रिएक्शन है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इसकी प्रिपरेशन की कंडीशन क्या है और किस सॉल्वेंट में इसको लिया गया है। तो मैंने लिख भी दिया इस बात को कि कैटालिटिक एक्टिविटी डिपेंड अपॉन द रिएक्शन कंडीशन ऑफ क्या चीज़, आपका प्रिपरेशन। चलेगा। मैकेनिज्म पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कारण ये कि जो मैकेनिज्म है उसका अननोन है और अभी तक 2-4 अगर कहीं मिलता भी है तो उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं आता, इसलिए हम लोग सीधे इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट को डील करेंगे। इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे है। तो अब हम इसका सबसे पहला एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले एप्लीकेशन पे बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मुख्य रूप से एलिफैटिक स्केलेटन में मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ एल्कीन एल्काइन, एलिसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में मिल सकता है, और अगर एरोमेटिक है तो भी ये उसको क्या करेगा, आपका सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल देगा। जैसे हमने यहाँ पे ये एल्कीन ले लिया है, तो एल्कीन और एल्काइन को ध्यान रखने वाली बात है कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर ही ये एल्कीन में बदल देगा। तो अब अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन रख लो तो ये इथिलीन हो गया और ये एस्टिलीन हो गया। तो इथिलीन में ये 1 मोल हाइड्रोजन को यूज करेगा और करस्पॉन्डिंग इथेन में बदलेगा। इसी तरीके से एस्टिलीन में ये 2 मोल हाइड्रोजन को यूज करेगा और इसको भी करस्पॉन्डिंग इथेन में बदलेगा। चलेगा। तो ये जो निकल हाइड्रोजन के द्वारा रिड्यूस कराया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में, इस रिएक्शन को एक नाम भी देते हैं, सेवातियर-सेंडरेंस रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? सेवातियर-सेंडरेंस रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, सेवातियर सेंडरेंस रिएक्शन, ये ठीक। लेकिन यही अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड लोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने के लिए आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़े हुए टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है बढ़ जाती है, जिस पर कि एक्टिवेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर एरोमेटिक है तो आपको हाई टेम्परेचर प्रेशर लेना पड़ेगा। ये बेंजीन को कन्वर्ट कर देगा साइक्लोहेक्सेन में। इसी तरीके से अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड लो तो इसको भी कन्वर्ट कर देगा किसमें, आपका हेक्सेन में। ध्यान रखें, 1 पाई बॉन्ड के लिए ये 1 मोल H2 यूज करेगा, यानी यहाँ 3 मोल हाइड्रोजन, यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन यूज की जाएगी। इसी तरीके से अगर हम नेफ्थलीन ले लें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग नेफ्थलीन ले लें तो नेफ्थलीन को अगर आप लो टेम्परेचर और प्रेशर पर लेते हो तो केवल एक ही रिंग इसकी रिड्यूस होती है और ये स्ट्रक्चर कहलाता है टेट्रालीन। ये स्ट्रक्चर कहलाएगा टेट्रालीन ये। लेकिन अगर यही टेम्परेचर आपका 200 डिग्री के आसपास है तो याद रहे दोनों ही रिंग क्या करेगी, आपका रिड्यूस कर जाएगी 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और कंपाउंड बनता है डेकालीन। आप देखेंगे सैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर है तो कंपाउंड बनेगा डेकालीन। क्लियर है? तो हम लोगों ने सबसे पहला इसका एप्लीकेशन देखा किस पर, रिडक्शन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का। चले भाई, तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जो है नाइट्राइल का रिडक्शन देखने जा रहे हैं, साइनाइड ग्रुप का देखने जा रहे हैं। तो साइनाइड ग्रुप के रिडक्शन का प्रोडक्ट इस बात पर निर्भर करता है कि रिएक्शन कंडीशन हमने क्या लिया है। अगर रिएक्शन कंडीशन में रैनी निकल को सोडियम हाइपोफॉस्फाइड के साथ अगर
एक्वस एसिटिक एसिड में लिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ pyridine सॉल्वेंट तो प्रोडक्ट हमारा एल्डिहाइड होता है। लेकिन अगर यही रेनिनिकल हाई प्रेशर पर लिया जाए तो हमारा प्रोडक्ट एमीन्स होता है। चलेगा। अब जैसे आप देख सकते हैं कि एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे रेनिनिकल लिया विद सोडियम हाइपोफॉस्फाइट और साथ में हमने एक्वस एसिटिक एसिड सोल्यूशन इन pyridine में लेकर के इसको हीट किया। तो इस समय ध्यान रखना ये रिंग रिड्यूस नहीं होगी, इस समय जो है ये ग्रुप रिड्यूस होता है और ग्रुप रिड्यूस होकर के कार्बोनिल ग्रुप में बदलता है, दैट इज द एल्डिहाइड प्रोडक्ट। लेकिन यही प्लेन रेनिनिकल लेकर के इसी नाइट्राइल या साइनाइड को हाई प्रेशर पे रखेंगे तो हीट करने पर हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राइमरी एमीन मिलेगा। क्लियर हमारी बात? क्या मिलेगा? प्राइमरी एमीन मिलेगा। कर लेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं इसके अगले एप्लीकेशन वाले पार्ट पर। चलिए भाई, अब हम इसके अगले एप्लीकेशन में आते हैं कि रेनिनिकल किस तरीके से डीसल्फराइजेशन, सल्फर को निकालने का, डीसल्फोनेशन, सल्फोनिक ग्रुप को निकालने के लिए यूज किया जाता है। डी मतलब निकालना। तो इसका तरीका ये होता है कि भाई कहीं पर भी अगर ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में ऑक्सीजन हटा करके सल्फर आ जाए तो उसके नाम के पहले हम लोग थायो लगा देते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन होता तो ये ईथर था, यहाँ ऑक्सीजन होता तो ये एमाइड था, सब्स्टिट्यूटेड सेकेंडरी एमाइड था। लेकिन अब यहाँ पे अगर सल्फर लगा दिया गया तो हम थायो बोलेंगे, यानी इस कंपाउंड का नाम है थायो ईथर और इस कंपाउंड का नाम है थायो सब्स्टिट्यूटेड या थायो सेकेंडरी एमाइड बोलने के लिए। बाकी तो IUPAC नेम वगैरह में हम लोग चेंज करेंगे। और ये रहा आपका सल्फोनिक ग्रुप। तो जब आप रेनिनिकल के साथ ट्रीट करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ही पार्ट एल्किल ग्रुप का, दोनों ही पार्ट हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा, एल्केन में बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये एमीन में चेंज हो जाएगा, दैट इज द सेकेंडरी एमीन। इसी तरीके से सल्फोनिक ग्रुप वाला जो पार्ट देख रहे हो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में और साथ में बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये थोड़ी सी कम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है लेकिन फिर भी देखने के लिए मिलता है। डीसल्फोनेशन या डीसल्फराइजेशन, हम इसको कन्वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं, रोडमैप प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। चलेगा जी, कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं। अगर हम अगले एप्लीकेशन में आ रहे हैं रेनिनिकल के, तो अब हम देखेंगे कि ये स्पेसिफिक नाइट्रो ग्रुप को एमिनो ग्रुप में बदल देता है बिना कार्बोनिल ग्रुप को अफेक्ट किए हुए। चलेगा, अगर यही LiLH4 होता तो दोनों को अफेक्ट कर देता, लेकिन रेनिनिकल जो है वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा, केवल इस ग्रुप को किस में बदल देगा? एमीन ग्रुप में बदल देगा। यानी प्रोडक्ट हमारा कुछ यूं बनेगा, CH3 twice C NH2 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3। क्लियर है? अगला एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे रिडक्शन ऑफ एरिल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ एरिल हैलाइड, तो ये बड़ा अच्छा एरिल हैलाइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट है। और आपको यहाँ एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि ये फ्लोराइड तक को क्या कर देता है? आपका रिड्यूस कर देता है। आमतौर पे जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को रिड्यूस करते हैं, फ्लोराइड को जल्दी रिड्यूस नहीं करते। लेकिन ये ऐसा है कि ये फ्लोराइड को भी क्या करेगा? आपका रिड्यूस कर देगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग एरिलाइड के लिए बात कर रहे थे, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक टाइप का है। और स्पेसिफिक टाइप का इसलिए है क्योंकि ये सभी हैलोजेंस को इंक्लूडिंग क्या आपका फ्लोरीन, फ्लोराइड्स को भी ये रिड्यूस कर देता है। जबकि बाकी के रिड्यूसिंग एजेंट आमतौर पे अगर बेंजीन रिंग से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसको नहीं रिड्यूस करते, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। पर ये क्यों कर लेता है? क्योंकि इस रीजन की प्रेजेंस में या रिएक्टिविटी जो होती है या एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्शन की होती है वो कम होती है, नतीजा रिएक्शन आसानी से क्या है आपका हो जाती है।
तो हमने एक एरियल लाइट लिया, चाहे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी लो, तो निकल हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ये हैलोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। इसी तरीके से अगर टॉसलेट ग्रुप लेकर के चला जाए तो इसको भी करस्पॉन्डिंग ये किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। एक बात जरूर याद रखना, अगर टेम्परेचर तुमने इसके बाद भी बढ़ाया तो फिर अगले स्टेप में ये बेंजीन रिंग क्या होगी, आपका रिड्यूस होकर के प्रोडक्ट किस में दिखाई पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेन में दिखाई पड़ेगा। ध्यान रहेगा ये चीज। अब आते हैं इसके लास्ट एप्लीकेशन पर, और इसका लास्ट एप्लीकेशन है वनस्पति घी का फॉर्मेशन करना। किससे, आपका ऑयल से। तो ऑयल से वनस्पति घी कैसे बनाते हैं भाई? ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड्स होते हैं, किसके, आपका फैटी एसिड के। तो उसी का अगर हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन करा दें, कुछ पार्ट उसका सैचुरेट रखें, बाकी पार्ट अनसैचुरेट रखें, तो यही सेमी सॉलिड जो फैट होता है, ग्लिसराइड्स होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति घी। याद करो, वही वनस्पति घी, खाओ गगन रहो मगन, इस टाइप वाला वनस्पति घी, डालडा, झूला, गगन, ये सब बन जाता है। चलिए बना के दिखाते हैं आपको। तो अब हम इसके आखिरी एप्लीकेशन पर हैं, जिसमें हम लोग हार्डनिंग ऑफ ऑयल को देखेंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग वेजिटेबल घी या इसी को सेमी सॉलिड फैट, वनस्पति घी, कई नामों से जानते हैं। और आप लोग के लोकल एरिया में पहले बनता था, आजकल तो हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं या फिर राइस ब्रान ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये पुराने जगहों पे आज भी जैसे है डालडा, गगन, झूला, इन सब के नामों से बिकता था। तो फिलहाल इसमें करते क्या है, एक्चुअल में ये ग्लिसराइड होता है। जो ऑयल होते हैं ये ग्लिसराइड्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। अनसैचुरेटेड कैसे रहा आपका, ये एल्किल ग्रुप देखिए, यहाँ इस एल्किल ग्रुप में हाइड्रोजन पूरा नहीं, सैचुरेशन के लिए जितना चाहिए उससे कम है, क्योंकि एल्किल ग्रुप अगर सैचुरेटेड है तो फॉर्मूला चलता है CnH2n+1, और अनसैचुरेटेड है तो जितना हाइड्रोजन कम करते जाओगे ये संख्या बदलती चली जाएगी। तो अब हम इसको सैचुरेट कर दें, क्या 100% नहीं, अगर 100% कर देंगे आपका तो एकदम सॉलिड हो जाएगा, तो वो हमारे फंक्शन का नहीं है। हम लोग इसको सेमी सॉलिड रखते हैं। तो सेमी सॉलिड रखने का मतलब कुछ पोर्शन इसका सैचुरेट हो और कुछ पोर्शन क्या रहे, आपका अनसैचुरेटेड रहे। जैसे ये CnH2n-1, CHOC डबल बॉन्ड CnH2n+1, इस पोर्शन को सैचुरेट कर दिया, इस पोर्शन को सैचुरेट कर दिया। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसका कुछ पोर्शन अनसैचुरेटेड है और कुछ पोर्शन सैचुरेटेड है। तो मैं ये कहूँगा कि सेमी सैचुरेटेड, और सेमी सैचुरेटेड पर ही इसका नाम हम रखते हैं वनस्पति घी या सेमी सॉलिड फैट। यही यूज़ किया जाता है किसके फॉर्म में, डालडा, गगन, झूला, इन सब ब्रांड नेम से ये बिकता है। तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, रैनी निकल का, और टेम्परेचर करीब करीब कितना रखते हैं, 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तब जाकर के हमारा ये मिलता है। चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, क्वेश्चंस आपके बन रहे होंगे। अगर आपको डाउट है तो कम से कम कमेंट करिए, क्वेश्चन भेजिए, ताकि हम आपको उसकी डाउट को क्लियर कर सकें। इससे हमको एक पता चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में हैं या गलत डायरेक्शन में हैं। कोई इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ होगी तो हम उसको भी इम्प्रूव करके आपको सिखाएंगे या आपको बताएंगे। ठीक है बालकों, आप अपने दोस्तों के बीच में भी इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर करें, ताकि वो भी इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ सीख सकें, घर में डिप्रेस ना हो, अपना जो मोरल लेवल है उसको एलिवेट करते रहें। और हम लोग लेक्चर टू लेक्चर मिल ही रहे हैं, जितना भी पॉसिबल हो सकता है आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हो, मैसेंजर के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के अदर सोर्सेज के माध्यम से हो। ठीक है जी, चलिए, जय हिंद।